जीआईपी मॉल में इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के, और यहां से हम आपको बजट का पूरा विश्लेषण आपकी भाषा में आपके सरोकार की बातें बता रहे हैं। तो 2 मंजिलों का सफर तय करके हमने बहुत तरह की बातें यहां पर की हैं। मसलन ये कि मोबाइल आपको 2-3 महीने के इंतजार के बाद कुछ सस्ते मिलने लगेंगे, आप कपड़े और जूते वगैरह जो चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी चीज हुई कि जो पर्यटन जैसी चीजें हैं वहां पर कुछ हुआ नहीं। सर्विस सेक्टर, एक तरह से कहें तो सर्विस सेक्टर में कुछ हुआ नहीं। रोजगार की भी बहुत सारी आंकड़े तो सामने आए, लेकिन अब वो सरकारी होगा, स्टार्टअप होगा। यहाँ पर देखिए अंजना यहाँ पर है। हाँ। सुबह से कितने बजे से? सुबह 7 बजे से लगातार। और उसके लिए आपको घर से कितने बजे? 1 घंटे का कोहरा था। अरे कोहरा छोड़ो अंजना, ये बताओ कि 1 घंटे का जो ब्रेक मेरी तरफ से मिलने वाला था, जो अब आधा ही घंटा रह गया, कुछ दिखा मॉल में? हमारे ब्रेक में आपने खलल डाल दिया है। अभी लगातार 9 बजे रात तक बुलेटिन करना है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं, देखिए राजनीतिक रूप से अगर इस बजट को आप देखेंगे तो बहुत सादा अटैक शुरू कर दिया ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने कहा है कि आपने मध्यम वर्ग के लिए, आपने जो गरीब है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने किसानों के लिए नहीं किया है, आपने जो बेरोजगार है देश के उनके लिए। ममता बनर्जी कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर आपने नहीं कुछ कहा है। तो राजनीतिक रूप से, हालांकि बीजेपी को हमेशा कहा जाता है कि आप एक इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करते हैं, लेकिन चुनावी बजट तो इसे अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं कह रहा है। तो वो एक दिलचस्प, पर अगर वो हो जाता तो चुनावी बजट पॉपुलिस्ट कहा जाता है इसे, और अगर नहीं हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि ये तो 2024 के लिए अपनी बातों को। लेकिन 2-3 चीजें थी जो एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे थे कि आपने जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन किया। हाँ। आप धन्यवाद भी कह रहे हैं टैक्स पेयर्स को। आप कह रहे हैं कि हमने जनवरी के महीने में 1,40,000-45,000 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है। हाँ। और आप लाख से ऊपर टैक्स देने वालों पर दया नहीं आई। लेकिन हाँ, दया नहीं आई। 2.5 लाख पर ये स्लैब कब से एग्जेम्पशन लिमिट का रुका हुआ है। हाँ। आपने उसको आगे बढ़ाने की नहीं की। जीएसटी पर हालांकि फेडरल चीजें हैं, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस पर लेकर जो सरकार अपनी तरफ से 18% हर साल लेती है, उसको लेकर लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना था कि आप क्या उसमें कुछ करेंगे। तो उस पर डायरेक्टली कोई भी बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलते हुए दिख रहा है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और सर्विस सेक्टर को लेकर भी कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी, अगर हम मॉल्स को ही देख लें तो जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं आपको बंद होती दुकानें भी उसमें दिख जाएंगी। ये कोविड के दौर में बहुत ज्यादा हुआ है। किसी भी मार्केट प्लेस में हम लोग देखते हैं तो वहां पर शटर डाउन बहुत सारे दिख जाते हैं। तो अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और इसको बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए क्या सरकार को थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करना चाहिए? क्या इन प्रावधानों में, हमने अभी नहीं सुना पर मुमकिन है फाइन प्रिंट में वो हो, इन चीजों का भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि अब तो पेपरलेस कर ही दिया निर्मला सीतारमण ने, और पेपरलेस उन्होंने पिछली बार ही कर दिया था। इधर आ जाइए तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, पेपरलेस उन्होंने पिछली बार ही कर दिया था। उनके पास रिकॉर्ड है 2 घंटे 40 मिनट भाषण देने का। आज भी काफी लंबा ये बजट चला, हालांकि उतना नहीं है, लेकिन टैक्स वर्ड कई बार आया, लेकिन टैक्स रिबेट की बात नहीं आई। आपने सर्विस सेक्टर की बात की। देखिए वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन तो कंप्लीट नहीं लगा, यानी गाड़ी चल रही थी, झटके से इसको रोका नहीं गया, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के जरिए रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। उनके लिए, व्यापारियों के लिए जो दिक्कतें आई हैं वो दिखता है आमतौर पर। लेकिन ये भी होता है कि हमने जो बूस्ट इकोनॉमी में देखा, वो जब एक बार बाजार बीच में खुले तो लोगों ने विद वेंजेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते थे, कि लोगों ने खूब खरीदारी की, उससे एक इजाफा आया, अर्थव्यवस्था में बूस्ट आया। लेकिन एक बार फिर से जो प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट का है उसको लेकर सकारात्मक ही रवैया दिख रहा है जो सरकार का। आज उन्होंने कहा 8 से 8.5% ग्रोथ रेट की बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई थी, लेकिन बजट में एक बार फिर उसे बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी तक हेडलाइंस को लेकर, क्योंकि संपादकों को आज बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हेडलाइन क्या देना है आपको इसमें। अभी तक तो चल रहा है काम, आप बता देंगे ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया। क्योंकि जो आपको हेडलाइन इसके लिए देना होगा, पिछली बार जो उन्होंने बजट पेश किया था उसको लेकर वो खुद भी कह रही थी कि सेंचुरी का सबसे अच्छा बजट है, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार बजट को लेकर एक जो स्थिति दिख रही है वो ऐसे ही दिख रही है। मतलब आपने नल को खोला भी है, लेकिन बहुत ज्यादा बहाव भी नहीं है। खर्च में भी आप जो एक्सपेंडिचर में 39.45 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा सडन इंक्रीज नहीं है। आप 37-38 लाख के आसपास पहले ही एक्सपेंडिचर कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। संपादकों को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी कि इसको अगर आपको कुछ शब्दों में हेडलाइन देनी है, कैप्शन देना है, तो आप क्या देंगे? हाँ, एक लॉन्ग टर्म बजट इसे कह सकते हैं। एक बार फिर वही है कि बहुत लंबा दायरा आपने चुन लिया है कि अगले आने वाले 10
15 सालों में किस तरीके से क्या चीजें बदलेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा लोगों के भीतर, चूंकि आपने 2 साल ऐसे देखे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा चुनिंदा सेक्टर्स को छोड़कर जिनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा होगा और जो किसी तरह की राहत नहीं चाहते होंगे, तो वो सारे लोग तो कुछ क्विक फिक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा बदले, अचानक बदले कि लगे कि सरकार ने आपको आकर थाम लिया है। वैसी एग्जैक्ट चीजें नहीं थी, पर क्या ये सिर्फ मिडिल क्लास के साथ हुआ? क्योंकि मिडिल क्लास को देखकर कहा भी जाता है कि रूलिंग पार्टी इस समय जो है वो मिडिल क्लास को बहुत उससे बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेती है। ये चीजें जरूर कही जाती हैं, लेकिन इसमें सवाल ये है कि वही कि अगर किया जाता तो वो एक पॉपुलिस्ट बजट होता। आज जो किया गया है उसको लेकर इकोनॉमिस्ट कितने एक्साइटेड हैं। अंजना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही हमारे एक एक्सपर्ट ने कि जो इस बजट में आप बूस्टर डोज वाली इसे कह रहे हैं, ये दरअसल वैक्सीन वाली है, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे नजर आएगा और लंबा चलेगा। बूस्टर नहीं है कि एंटीबॉडी बनने तत्काल में टाइम लगेगा। हाँ। एंटीबॉडी बनने में टाइम लगेगा। देखिए, हम लोगों ने भी यहाँ पर मास्क इसीलिए उतारा है कि हमें दोनों डोज लगे हैं। हमने इसे शुरू से ही नाम दिया था क्या ये बूस्टर डोज वाला बजट होगा, लेकिन अभी तो टेस्ट कराकर हमारे सारे गेस्ट भी आरटीपीसीआर टेस्टेड है और आ रहे हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा मॉल का भी नजारा दिखाइए। लोग यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। अब देखिए, इस मॉल में आज तक अपना शो कर रहे हैं तो लोग भी यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा होगा, लेकिन दुकानें भी काफी हद तक खुली हुई हैं। अभी तक अगर दिल्ली में हम देखें तो श्वेता, ऑल्टरनेट शॉप्स को खोला गया था, तमाम पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं, अब उनको भी खोल दिया गया है। अर्थव्यवस्था में किस तरह से यहाँ पर अपवर्ड ग्रोथ होगा, इतना तय कि चुनावी बजट नहीं है। सिंपल है ये कि चुनावी बजट तो ये नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये नॉन बजट है? क्योंकि सुपर बजट जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। क्या बहुत ही मध्यम तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है निर्मला सीतारमण, ये सब कुछ दिख रहा है। कृषि के क्षेत्र में देखिए, इस बार जो सरकार ने किया है, जब वो आवंटन करते हैं अलग से कि हम एमएसपी डायरेक्ट बेनिफिट, धान और गेहूं दोनों के जो किसान हैं उनको वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको करेंगे एमएसपी के तौर पर। ये एक बड़ा वादा किया गया है। अब उसको कैसे वो करते हैं, कितनी तेजी से, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में आपने कवर किया होगा, देखा होगा, कई किसान कहते थे हमारे तो मोबाइल पे मैसेज आया जी इतना रुपया आया है। हाँ। जो किसान सम्मान निधि है उससे सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा था और उनको मैसेज आ रहा था। क्या उस पर एमएसपी को लेकर जोर दे सकती है? क्योंकि कृषि कानून और उसके बाद जो आंदोलन हुए उससे उत्तर प्रदेश में मानना तो पड़ेगा कि चुनाव है, लेकिन उससे अब वो क्या जो बड़े किसान है या जो नेता वर्ग है किसानों का, वो एक अलग राह कर रहे हैं और सरकार अपने तरीके से सीधा, यही वो चीज है। 5G ऑक्शन की भी शुरुआत हो गई है, उसके बारे में भी बोल दिया गया है। तो आप सोचिए, हाथ में डेटा अगर आपके पास रहता है तो अक्सर बेरोजगार होने का जो डर, भय और मुश्किल होती है वो भी आप भूल जाते हैं। तो उसको भी एनकैश करने का, बहुत मोबाइल तक पहुंचने की बहुत कोशिश सरकार ने की है। हर व्यक्ति और उसके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल के जरिए कैसे सरकार सीधा लोगों को फायदा पहुंचाए, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक फायदा है जो सरकार उठाती हुई दिख रही है।